साथियों दोबारा जरा जुड़ जाइए, नेटवर्क में से कनेक्ट हो गया, उस पर ना करो, वो करोगे फिर कर देगा वो, जिस वजह से लाइव बीच में हो गया था। और जो भी साथी जुड़ जाएं वो थोड़ा सा बता दें आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। देखो जरा पेज पे जाके। हाँ, देखो जरा हमारे पेज पे जाके। कमेंट क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों अगर पेज से जुड़ गए हों तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है। ठीक है, हाँ अभिषेक हाँ जी आवाज़ आ रही ठीक है। आवाज़ आ रही। थोड़ा सा इसको सभी लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी साथी जुड़े हैं हमारे। ज़्यादा समय न लेते हुए तुरंत हम बात को शुरू करना चाहेंगे। जल्दी से जल्दी इसको जितने भी ग्रुपों पे आप जुड़े हों उसको शेयर कर दीजिए ज़रा सा। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी साथी जुड़ जाएं और जितने भी लोग जुड़ते जाएं इसको जल्दी से जल्दी ज़रा सा शेयर कर दीजिए। देखिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा मुद्दे साथी रणनीति और आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। देखिए आज जैसे एक माहौल पूरे तो आप सभी को पता होगा कि अमरेश कुमार की जो याचिका थी बीएड मुद्दे पे, वो आज कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस यूलू ललित सर की बेंच पे उसकी सुनवाई हो रही थी। तो मैं उस सुनवाई में स्वयं जुड़ा हुआ था। क्योंकि मैं स्वयं जुड़ा था इसलिए मैं किसी दूसरे के बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ। और इस वजह से जो भी कुछ कोर्ट में घटित हुआ बहुत सीमित शब्दों में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए पहली बात तो वो 665 पेज की एक एसएलपी थी। 665 पेज की एसएलपी पे एक ऐसी राम कथा लिखी गई थी जिस पे बीएड को बहुत सीमित शब्दों में रखते हुए टोटली कट ऑफ की बात की गई थी कि बीएड से घूम के वो एसएलपी कट ऑफ पे आ गई थी पूरी तरह से। और उस की बात करें तो वो तहत किया गया था। बीएड पे 20 पॉइंट पर चैलेंज बन रहा था, बिल्कुल। और हकीकत ये है कि जो हमारे एवार सर या जूनियर जो भी टीम की परिस्थिति थी उस हिसाब से जिसको भी अपीयर किया गया वो पहले ही बता एसएलपी को तुरंत डिसमिसल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इन केस अगर वो एसएलपी डिसमिस हो जाती तो जो 14 का आपका मैटर लगा है वो मैटर ही वहाँ से ख़त्म हो जाता। तो वो एसएलपी एक तरह से वो डिसमिस हो ही नहीं पा रही थी, वो डायरेक्टली टैग पे ही जा रही थी। तो उसके बाद जब सुनवाई शुरू होती है तो टोटली विपक्ष की तरफ से पीएस पटवालिया सर जो आर्गूमेंट करते हैं, क्योंकि वो पिटिशनर की तरफ से आए थे, तो उनके वही सीमित डबल बेंच के आर्गूमेंट थे कि सर बीएड के जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली हुए हैं। और आप अगर उस एसएलपी के ग्राउंड में देखेंगे जाके तो उस एसएलपी के ग्राउंड पे एक बात कही है इन्होंने कि इन्होंने बीएड को चैलेंज लेते हुए इन्होंने जो अमेंडमेंट हैं उनको रेट्रोस्पेक्टिव बताते हुए इन्होंने वहाँ पर भी वरीयता की मांग कर डाली है। वही डबल बेंच सेम डिट्टो प्रोसेस डबल बेंच का यहाँ भी अपनाया गया है जी। तो जब बहस शुरू हुई तो पटवालिया सर जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की बात कर रहे थे उसके बाद क्योंकि मेन पार्टी पिटिशनर्स शिक्षा मित्र या बीटीसी थे तो उनकी तरफ से यही क्वेश्चन रेज किया गया कि सर हमको, उन्होंने कोर्ट को एक तरह से डाइवर्ट किया कि सिंगल जज ने हमें नहीं सुना और सिंगल जज ने पूरे मामले को रिट को डिटेक्ट कर दिया और उस मामले को सुनवाई से मना कर दिया। तो जस्टिस ललित सर ने कहा कि वो रिट पिटीशन की कॉपी आपकी कंपाइलेशन में लगी है, तो इन्होंने कहा नहीं रिट पिटीशन की कॉपी नहीं लगी है जबकि वो जजमेंट लगा हुआ है। और मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि सिंगल बेंच में बीएड चैलेंज ही नहीं था। 29 मार्च 2019 को जब मानी सिंगल बेंच से जजमेंट आता है उसके बाद बीएड पे सारे चैलेंज रेज किए जाते हैं।
ठीक है, तो ये कहीं से भी पॉइंट नहीं बनता है। अगली जो सुनवाई होने वाली है उस सुनवाई पे पूरी तरह से सारे तर्क रखे जाएंगे। और डबल बेंच में जिस तरह से तर्क रखे गए थे, देखिए आप बार बार लाख कह दीजिए कि भर्ती शुरू हो गई थी, हम इस चीज़ को, ना ही माननीय न्यायालय ने इस चीज़ को आज तक माना है, ना ही माननीय सरकार ने इस चीज़ को माना है कि भर्ती शुरू हो गई थी। और जब भर्ती शुरू नहीं हुई थी तो कोई भी अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, उसको पटवालिया सर भी नहीं प्रूफ कर पाएंगे। हमारी तरफ से देखिए टोटली अब पॉइंट ये रेज हो रहा है कि जैसे बीएड पे जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को एज अ पर्सन अपीयर होकर हम तो वहाँ पे बताने नहीं जाएंगे, एज अ पर्सन वहाँ पर जब अपीयर होकर हम बताने नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी एक सीनियर की, जैसे आज लोगों ने बहुत क्वेश्चन रेज किए कि बीएड की तरफ से कोई सीनियर वहाँ पर अपीयर क्यों नहीं था। भाई आप एक वरिष्ठतम अधिवक्ता का नाम लेके चल रहे थे जिसका नाम प्रदेश की पूरे लड़कों की जुबान पे आज चल रहा है। अब उन वरिष्ठतम अधिवक्ता को बीएड टीम ने हायर कर लिया। बीएड टीम के पास संभावित आज के समय में लगभग 1700-1800 लोग बीएड टीम के साथ चयनित अचयनित लोग जुड़ पाए हैं, जिनमें कि बीएड टीम ने पहली सुनवाई पर और दूसरी सुनवाई पर भी खर्च किया। तीसरी सुनवाई पर एक वरिष्ठतम ऐसे अधिवक्ता को ला रही है जिस पे आप लोग दांव चाह रहे थे। अब बताइए कि बीएड टीम उन वरिष्ठतम अधिवक्ता को भी बियर करे। बीएड टीम जो चीज़ें हम नहीं बोलना चाह रहे थे आप लोगों के सामने लाइव के माध्यम से वो भी बोलना पड़ेगा। बीएड टीम भारांक मुद्दे पर भी 1-2 सीनियर को अपीयर कराए। बीएड टीम अन्य सभी मुद्दों पर सीनियर अपीयर कराए। भाई बीएड टीम क्या क्या कर ले आप ये बताइए। 1700-1800 लोगों का सहयोग पाके बीएड टीम क्या क्या कर ले, जबकि बीएड टीम ने पहली सुनवाई पर भी खर्च किया, दूसरी पर भी सीनियर अपीयर कराया। अब आप उम्मीद कर रहे हैं बीएड टीम बीएड का भी बचाव कर ले, कट ऑफ को भी बचा ले, वेटेज को भी बचा ले, सब चीज़ें बीएड टीम बचा ले। सहयोग के नाम पे आप लोग आगे नहीं आ रहे हैं। आप आगे आ रहे हैं तो आपसे जुड़े हुए साथी नहीं आगे आ रहे हैं। अरे भाई 867 की चयन लिस्ट में आने के बाद तो जाग जाओ। क्या बीएड पे कोई निगेटिव या पॉजिटिव जजमेंट बनने के भागेंगे? भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। और मैं इस चीज़ को आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर हमें एक सीनियर अधिवक्ता करके बीएड पे देंगे तो आप इस चीज़ के लिए मैं आपको खुद आश्वस्त करता हूँ, अगर व्यक्तिगत तौर पे आप हम पे भरोसा करते हैं जैसा कि डबल बेंच पे आप करते थे, तो बीएड पर ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो एक प्रदेश में र्यूमर बनाई गई है। आप भरोसा रखिए, डबल बेंच में रोज़ बीएड बाहर होता था, किंतु हम लोगों की ब्रीफिंग और आपके सहयोग से वरिष्ठतम अधिवक्ता वहाँ पर भी किया गया जिन्होंने बीएड पे बेहतरीन पक्ष रखा। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, बशर्ते यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हैं, उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए डबल बेंच में क्या होता था कि एक अधिवक्ता हम कर लेते थे सारे टैग मामलों। कोर्ट का ये सिनेरियो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सिनेरियो ये है कि यहाँ पर आइटम वाइज आइटम आते हैं, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे आते हैं। तो आइटम नंबर 1 पर अगर मान लीजिए बीएड लगा है तो जो सीनियर बीएड पे अपीयर होगा वो सिर्फ बीएड पे बोलेगा। आइटम नंबर 2 पे अगर वेटेज लगा है तो जो सीनियर वेटेज पे अपीयर होगा वो सिर्फ वेटेज पे बोलेगा। आइटम नंबर 3 पे कट ऑफ लगा है तो वो सिर्फ कट ऑफ पे बोलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक सीनियर अपीयर कर लिया हमने और सारे मैटर पे वो बोल दे जाके। देखिए सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच की लड़ाई में बहुत अंतर है, आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज हम अपनी तैयारी से आ रहे हैं, अगर भाई आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारी तैयारी किस काम की। कोरोना जैसी महामारी में टीम समझ लीजिए यहाँ पे ब्रीफिंग में पड़ी हुई है, कल सुबह फिर हमारी ब्रीफिंग होनी है, उन वरिष्ठतम अधिवक्ता की ब्रीफिंग हमारी संभावित है 11-12 तारीख में होनी है। तो इन सब का क्या मतलब रहेगा भाई। तो आप सब लोग थोड़ा सा आगे आइए, कम से कम लोगों को जागरूक करिए, या जिस हिसाब से आपको सहयोग। देखिए बीएड पे अगर आपको अपना पक्ष रखवाना है तो आपको हमें एक सीनियर अधिवक्ता लाकर देना होगा। मैं पुनः आपको कह रहा हूँ, और बीएड पर आप भरोसा रखिए, अगर आप हमें सीनियर अधिवक्ता दिलवाते हैं तो डबल बेंच की तरह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बीएड पर कोई भी गलत जजमेंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कोर्ट आपकी बात को कंसीडर नहीं करेगा। भाई जब आप अपना पक्ष ही नहीं रखेंगे तो कोर्ट को क्या पता चलेगा कि आप सही हैं या गलत हैं। तो
ये विनोद पाठक कह रहे हैं मुझे तो लग रहा है बीएड गया। भैया विनोद पाठक, अब मैं लाइव के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको जो लग रहा है, काश अगर कहीं और लगने लगा तो समस्या हो जाएगी। इस वजह से आप हमारा लाइव छोड़ के जा सकते हैं। तो बीएड को बचाने के लिए आप लोग थोड़ा सा आगे आइए और सीनियर हमें करके दीजिए, या आप लोग उस तरह का फंड रेज करवाइए टीम को कि हमें सीनियर करके देखिए। टीम में भी सबके काम बटे हैं। मैं बहुत कम इन सब चीज़ों में आता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने चीज़ों को इतना दुविधाजनक बना दिया है कि अगर आप सीनियर नहीं हमें देंगे, फंड नहीं एराइज होगा, तो हम किस तरह से अपनी हम तो तैयारी करा सकते हैं, हमारे एओआर या जूनियर तो तैयारी कर सकते हैं, आगे जाके उस बात को तो सीनियर ही रखेगा। अब सामने की तरफ से पीएस पटवालिया सर जैसे सीनियर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उनके ही पैरेलल का कुछ चाहिए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। आगे टीम के अन्य साथी अपनी बात को रखेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ दिन से लोग ये कह रहे थे कि अपनी टीम के अधिवक्ताओं का पैनल लोग नहीं बता रहे हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि हमारी टीम की 2 वेटेज की रिट आज से 10 दिन पहले पड़ गई थी, कोर्ट में मेंशनिंग के लिए लगी हुई हैं, जिसमें एक पे मोस्ट सीनियर एडवोकेट हिरेन रावल जी आ रहे हैं, जिनकी टोकन मनी पहुंच गई थी 10 दिन पहले, और दूसरी एक रिट है वेटेज की जिस पे विभा मखीजा मैम आ रही हैं। विभा मखीजा मैम की भी फीस दे दी जा चुकी है। विभा मखीजा और हिरेन रावल सर दोनों लोग वेटेज पे बहस करेंगे, और दोनों 14 को जो है लगी हुई हैं या 14 को लिस्टिंग में आ जाएंगी। उसकी आप चिंता न करिए, मेंशनिंग के लिए एप्लीकेशन भेज दी गई है और जल्दी ही इस पर सुनवाई होने की संभावना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, बीएड मुद्दे की बात है। जैसे आप लोगों ने आज कहा कि बीएड मुद्दे पे कोई वकील नहीं था वहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल हम लोग बीएड मुद्दे पे पार्टी नहीं है, तो वहाँ वकील ले जाना हमारे समझ से जो है ठीक नहीं था। सीनियर एडवोकेट ले जाते, उसकी फ़ीस चली जाती, और सीधे सीधे मैटर जब 14 को टैग होना है या तो खारिज होता है या तो टैग होता है। अब जब 14 को टैग हो गया है तो 14 की सुनवाई के लिए हमको अलग से सीनियर बीएड मुद्दे पे ले जाना होगा, और सीनियर के लिए हमारे सर ने ये बताया है कि श्याम दीवान सर ही पीएस पटवालिया सर के सामने ठीक रहेंगे। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि श्याम दीवान सर को ही बीएड मुद्दे पे ब्रीफ कराया जाएगा, और बीएड मुद्दे की पे जितने भी जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं सब पे जो है श्याम दीवान सर अच्छे से बहस करेंगे। दोस्तों अभी बीएड मुद्दे पे हम लोगों ने प्लान यही बनाया है कि श्याम दीवान सर को बीएड मुद्दे पे बहस कराने के लिए हम लोग 14 तारीख को ले चलेंगे। अभी उनकी टोकन मनी वगैरह कुछ भी नहीं गई हुई है, टोकन मनी की हम लोग व्यवस्था करेंगे कल, और आप लोग अगर उनके फंड की व्यवस्था करेंगे तो आइए डाल के हम लोग बहस कराएंगे उस पर। लेकिन दोस्तों आप पे ही डिपेंड है। जब आप लोग हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जो है हर मुद्दे पे एक न एक सीनियर होना चाहिए, हमारे पास में कट ऑफ मुद्दा भी, हमारे पास वेटेज मुद्दा भी, हमारे पास बीएड मुद्दा, जब तीनों मुद्दे हमारे ही टीम के द्वारा जो है एक तरीके से जो लड़े जाते हैं, तो आप लोग सहयोग में क्यों पीछे हैं भाई? अन्य टीमें अगर सहयोग ले रही हैं तो वो आप बीएड मुद्दे पे आपकी बहस नहीं कराएंगी, ये ध्यान रखिएगा। डबल बेंच में भी हम लोगों ने ही बीएड मुद्दे पे बहस कराई और किसी ने नहीं कराया, यहाँ भी हम लोगों को ही बीएड मुद्दे पे बहस कराना होगा। और तीसरा है हमारा जो कटाप मुद्दा, कटाप मुद्दे पे जो हमारे मोस्ट सीनियर एडवोकेट, जो इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं, वो 14 तारीख को बहस के लिए आ रहे हैं। उनकी फ़ीस के लिए हम लोगों ने कहा था कि 9 तारीख को हमको पूरा देना है। 9 तारीख को फ़ीस का इंतज़ाम दोस्तों नहीं हो पाया है। 4 दिन से फ़ीस का जो है बिल्कुल मतलब नाम मात्र सहयोग आ रहा था लोगों का, और सोशल मीडिया पे विरोध भी खूब हो रहा था। तो दोस्तों अगर ये इस विरोध को जो है लेके आप लोग चलेंगे तो शायद उनकी अगर फीस नहीं गई तो वो भी ब्रीफिंग नहीं लेंगे। 11 तारीख से उनकी ब्रीफिंग शुरू है, उसके पहले हम लोगों ने 2 दिन जो है मोहलत दी है कि 2 दिन में उनकी फ़ीस पूरी व्यवस्था करना है। हमारे पास में हिरेन रावल जी की और विभा मखीजा मैम की फ़ीस पेड हो चुकी है। ये इनकी जो बैलेंस फ़ीस है क्या नाम
जो हमारे टॉप मोस्ट सीनियर आ रहे हैं कट ऑफ मुद्दे पे, उनकी जो बैलेंस फीस है वो 11 के पहले पहुंचानी होगी। और बीएड मुद्दे पे जो हमारे श्याम दीवान सर आएंगे, उनकी फीस का इंतज़ाम भी आप लोगों को ही करना है। तो दोस्तों, जब बीएड की संख्या कम से कम 40,000 लोग चयनित हो रहे हैं और उनमें से सहयोग करने वालों में जो है 2,000 लोग भी नहीं है तो बेकार है। सबको नौकरी चाहिए, लेकिन सहयोग के मामले में कोई आगे नहीं आता है। चंदा चोर और पता नहीं क्या क्या जो है लोग कहने के लिए जो है चले आते हैं, लेकिन सहयोग के मामले में कोई आगे नहीं आता है। दोस्तों, सहयोग होगा तो एडवोकेट जाएंगे, ऐसे बिना सहयोग के एडवोकेट नहीं जाएंगे। आज की सुनवाई में ललित सर ने ये भी कहा 14 और 15 में हम लोग केस को निपटा देंगे। अगर आप यही सोचिए कि अगर 14 को केस ना सॉल्व हुआ और 15 को लग गया, तब हमारे पास फंड की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आप लोग ये भी मान के चलिए कि 15 को भी केस लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई का 1 दिन का ही चार्ज लेते हैं, दूसरी सुनवाई दूसरे दिन चलेगी तो दूसरा चार्ज लेंगे वो। हाई कोर्ट की तरह वो जो है फुल पेड या केस के लिए नहीं होते हैं। हम लोगों को पर अपीयरेंस उनकी फ़ीस देनी होगी। अब ये मैनेज हम लोगों को ही दोस्तों करना होगा। सोशल मीडिया पे जो नाटक चल, अगर आप चाहते हैं कि ये जो टीम जो है 90-97 को बहाल कराने में जो है सफलता हासिल कर चुकी है, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट से जो है हम लोगों को जीतना ही होगा। आगे दोस्तों जो है हमारे विनय जी जो है आप को कुछ जानकारी देंगे। दोस्तों धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आज के दिन सही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी परेशान हैं हमारे बीएड मुद्दे को लेकर के। आप सभी को पता है साथियों कि सिंगल बेंच में जब हम उसके बाद जब डिवीज़न है तो नहीं रहते हैं या जीवित नहीं रहते हैं, तो उनकी लाशों को लाद करके युद्ध में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो लाशों का तात्पर्य उन लोगों से है कि जिनका चयन नहीं हुआ है और उनका चयन ना होने की स्थिति में भी है। अब बात हम ये करते हैं कि जब 69,000 पद हैं और 69,000 लोगों को ही नौकरी मिलनी है, तो हम 69,000 से ज़्यादा प्रयास करने में लगे हुए हैं कि 22,000 सीट। नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से जो वीडियो है वो रुक जाता है ब्रॉडकास्ट होना। तो प्रयास हमारा यही है कि जो हमारे अचयनित भी जो रह गए हैं, जिनमें से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीम के साथ, 22,000 सीटों को भी जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से। उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। परंतु समस्या है बीएड मुद्दे को लेकर के कि विपक्षी के पास जब कोई मुद्दा नहीं है, वो बीएड को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं और बीएड मुद्दे को टारगेट करने की वजह से ही कोर्ट में वो बोल पाते हैं। जैसा कि डिवीज़न बेंच में भी ये खेल उन्होंने खेला। अब हमें करना क्या है, चूँकि जो मुद्दा है वो तो गंभीर है ही। कोर्ट जो है सबूतों और दलीलों पर चलती है। किसी की ऐसे ही कही गई बातों के ऊपर वो कोई डिसीजन नहीं दे देती है। और सबूतों को रखने के लिए और दलीलों को रखने के लिए हमें एक अच्छे अधिवक्ता की आवश्यकता है। इसलिए जो अभी तक साथी इस विश्वास के साथ बैठे थे कि बीएड को तो बाहर ही नहीं किया जा सकता, बीएड पर कोई आंच नहीं आएगी, बीएड को सरकार डिफेंड करेगी, बीएड को एनसीटी डिफेंड करेगी, तो कृपया किसी के भरोसे ना रहें। अब आप अपना नाम चयनित लिस्ट में देख चुके हैं। कोशिश यही करें कि जिन लोगों ने चयनित लिस्ट में अपना नाम देखा है और अभी तक टीम को सहयोग नहीं किया है, वो बढ़ कर के आगे आएँ। हर प्रकार से टीम को सहयोग करें, जिसकी वजह से हम 14 की तारीख में एक मजबूत अधिवक्ता के साथ सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हों और विपक्ष की कोई अच्छी सी काट ढूंढ सकें जिससे वो कोर्ट को गुमराह न कर पाए। यदि आप लोग साथ में हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। अन्यथा की स्थिति में तो आप जानते ही हैं कि हमने वादा किया था कि मैं दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट लॉयर को ला के रखूँगा यदि आप लोग सहयोग करेंगे, और आप लोगों ने किया और मैं उन्हें लाया भी हूँ। 14 तारीख को वो आर्गूमेंट करेंगे।
लेकिन अब बात ये रही कि यदि 2 दिन लगातार सुनवाई होती है, जैसे कि सर ने कहा, यूल ललित सर ने, कि हम 14-15 में फिनिश कर देंगे, फाइनल कर देंगे, तो यदि 15 की तारीख में भी आर्गूमेंट हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना सफिशिएंट फंड होगा कि हम 15 की तारीख को भी हम उनके लिए कहेंगे कि सर आप फिर आर्गूमेंट करिए। तो मुद्दा है, अगर 14 को सब कुछ हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें आवश्यकता पड़ेगी इतने फंड की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इमरजेंसी फंड बना के रखना पड़ेगा। और उस इमरजेंसी फंड के लिए यदि हम पहले से ही सजग नहीं रहेंगे तो अब हमारे पास समय कम है, क्योंकि आज 9 तारीख हो चुकी है। जो भी समय हमारे पास मात्र 2 और 3 दिन का समय है। इन्हीं 2-3 दिनों में सभी बीएड भाई बहन को एक साथ आना पड़ेगा, हर मुद्दे को छोड़कर। अन्यथा की स्थिति में आप सारे मुद्दे डबल बेंच, सिंगल बेंच से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे और वहां से किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से आपको कहीं बाहर होना पड़ गया या आपके ऊपर कोई ऐसी रोक लगा दी गई जिसकी वजह से तो आप इस भर्ती से भी जा सकते हैं और आने वाली आगामी भर्ती से भी आप ये उम्मीद छोड़ दें कि यदि यहाँ पर अगर नहीं लड़ पाए तो आने वाली भर्ती में तुम्हें मौका मिलेगा। तो ऐसा सोचना बहुत ही बड़ी भूल होगी। इसलिए बिल्कुल सावधान रहिए और सतर्क रहिए इस मामले को लेकर। इस मामले पर गंभीरता दिखाइए। टीम तो हर मुद्दे के साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन टीम लड़ेगी तभी यदि टीम ने जो वादा किया, यदि टीम ने वो उस वादे को पूरा किया है तो आपको बढ़ करके आगे आना पड़ेगा। जो भी हमारे साथी हैं और जितना भी उनके पास जो भी पर्याप्त जैसे भी वो कर सकते हैं, 100, 200, 400, 1000, 500 जैसे वो एलिजिबल हैं, उस हिसाब से टीम को सहयोग करें, क्योंकि यहाँ पर बात है आपके सहयोग की। यदि आपने सहयोग नहीं किया तो हमें नहीं लगता कि हम विपक्ष के जैसे मजबूत वकीलों की काट कोई ढूंढ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको पछताना पड़ेगा। हम 90-97 और चयनित सूची के बारे में जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जो चयनित हैं वो भी बीएड से बाहर आ सकते हैं। तो कृपया करके टीम को सहयोग करिए। इस अंतिम समय में यदि आपने एक बढ़ चढ़ करके सहयोग किया तो हम 14 को तो स्टे वकेट करा भी पाएंगे और साथ में ही बीएड को भी डिफेंड करेंगे। इसलिए आप सभी साथियों से अनुरोध है, विनती है और ये निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझें और किसी भी प्रकार से रिस्क ना लें, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय है। यह वही न्यायालय है जिसने 1.5 साल 1 साल शिक्षा मित्रों को सरकारी पदों पर आसीत रहने के बाद भी वहां से बाहर कर दिया। तो अभी आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। बेहतर यही रहेगा कि टीम का साथ दें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और जिस मनोबल के साथ टीम के साथ जुड़े हुए हैं उस मनोबल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, लगभग टीम के जो भी मुद्दे हैं टीम के 3 सदस्यों के द्वारा बताए जा चुके हैं। मैं भी कुछ उन्हीं मुद्दों पे चर्चा करूंगा। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूं, मैं फेसबुक पे देखता हूं लोग विभिन्न प्रकार से कमेंट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कमेंट करने वाले हैं या तो ये अपना कमेंट करना छोड़ दें और नहीं तो इन पे साथियों नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए थोड़ा कट जा रहा है लाइव। हाँ, तो साथियों मैं बात ये बता रहा था कि लोग फेसबुक पे विभिन्न टाइप से कमेंट करते हैं। तो ये कमेंट करने वाले वही नालायक और बदतमीज इंसान हैं जिनको इस भर्तियों से कोई लेना देना नहीं। जो व्यक्ति 67,000 में चयनित है वो तो अलग टाइप से कमेंट कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं, वही कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये इस भर्ती में रहने लायक है नहीं, इसीलिए जो है ये विभिन्न प्रकार से कमेंट करते हैं। हाँ, बात करते हैं थोड़ा बीएड मुद्दे की। तो बीएड मुद्दे पे मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, अगर टीम को सहयोग प्राप्त होगा तो 14 तारीख की सुनवाई में बीएड मुद्दे को बचाने के लिए वकील रहेंगे। अगर टीम को सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो बीएड मुद्दे को अपना घर बेच के तो लगाऊंगा नहीं। और टीम के और सदस्यों का भी यही कहना है कि अगर हमारे वकील रहेंगे, वरना हमारे टॉप मोस्ट जो ए लेवल हमारा प्लान ए है वही वकील वहां पे उपस्थित रहेंगे। उनके चूंकि अभी तक फंड नहीं आ पाया है, 2-3 दिनों से लोग हमारी जो एक बीएड एक संयुक्त लीगल टीम चल रही थी वो तो 12 बजे ब्रीफिंग करा रही है, जैसे कि जहां हाई कोर्ट में होती थी एक टीम की, ठीक, या 2 बजे 4 बजे रात में कराएगी। 2 सुनवाइयों में तो उनके कोई
की सुनवाई में भी देखते हैं कोई लाएंगे या नहीं लाएंगे, चाहता हूं कि वो अपना वकील लाएं। और बीएड भाइयों चाहता हूं कि बीएड को बचाने वाले बीएड वाले ही आएंगे, बीटीसी वाले लोग नहीं आएंगे, कि वो नहीं चाहेंगे कि बीएड बचे हैं, वो बीएड टीम को ही करिए, आप करिए, मैं मना नहीं करता हूं बीटीसी टीम को करिए, लेकिन बीएड मुद्दे पर बीएड वाले ही बीएड को बचाएंगे, बीटीसी वाले नहीं बचाएंगे। साथियों, जैसे फोन पे ऐसा वो कमेंट करते, फोन करके वो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट आज भी पर डे पूछते, सर मैं अभी बन जाऊं, अभी मैं भेजता हूं, अभी हमको डिटेल मिल जाएगा। तो आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आज 9 तारीख हो गई, अगर मैं आज तक का वेट करता तो हमारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती हैं। हमारी लगभग सभी मुद्दों पे एक एक अपीलें सुप्रीम कोर्ट चली गई, पे 2 अपीलें जा चुकी हैं, याचियों की कुछ लिस्ट भी जा चुकी है, कटाव मुद्दे आईए भी जा चुकी हैं, सभी मुद्दों पे कुछ आईए कुछ अपीलें जा चुकी हैं। 14 तारीख तक सभी लिस्टेड हो जाएंगी। इसलिए बीएड भाइयों से हमें अनुरोध है कि टीम को जल्द से जल्द सहयोग करें अगर आप लोग जो है नौकरी पाना चाहते हैं। हाँ, कुछ साथी अकाउंट डिटेल पूछते हैं बार बार, तो मैं उनको खाता का डिटेल बता देता हूँ। हमारा जो जॉइंट अकाउंट है वो ICICI बैंक का जॉइंट अकाउंट है और उसका अकाउंट नंबर है 407401000129। एक बार अकाउंट नंबर और सुन लीजिए, 407401000129 और इसका IFSC कोड है ICIC 0004074। IFSC कोड ICIC 000407458। ये जो गूगल पे फोन पे नंबर है ये जो है अंशुमान जी का है, दूसरा वाला। और तो साथियों, कनेक्टिविटी जगह बार बार चली जाती है जगह। हाँ, मैं थोड़ा याचियों की लिस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। आज की डेट में जो याचियों की संख्या है हमारे पास लगभग 1820 या 1819 है, मैं आज चेक कर रहा था, जिसमें लगभग जो है 800 प्लस कैंडिडेट जो हैं, जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन्होंने सहयोग किया है। और 1000 के लगभग जो है 1000 से कम ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेलेक्टेड 67,867 में सेलेक्ट हैं। तो हमें ये कहते हुए बहुत विडंबना और बहुत घृणा आती है कि आप लोग अपनी चयनित लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद भी सरकार भरोसे बैठे हैं। सरकार भरोसे हम सिंगल बेंच में बैठे थे, हार गए। सरकार भरोसे हम डबल बेंच में बैठे थे, सरकार आई, एक दिन बहस करके चली गई। उसके बाद भी 1.5 साल लगभग केस चला, वहाँ पे भी हम लगभग ज़्यादातर बहुत लोग कहते थे हम सरकार से ही जिता लेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए तब तो आप लोग पूरा आश्वस्त थे, मेरा नियुक्ति पत्र बन गया है, मैं बस मास्टर ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आज भी आप सरकार भरोसे, आप भी बैठिए, मैं भी कहता हूँ बिल्कुल बैठिए, मैं भी बैठा हूँ। ठीक है, 14 तारीख की डेट है ना, ये 3 महीने बाद फिर जाएगी, फिर 14 नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल बैठिए। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप सहयोग करिए, कोशिश करिए कि जो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले। सरकार आती है, कैसी बहस करती है आप लोग भी जानते हैं, किन किन मुद्दों बहस करती है आप भी जानते हैं। सरकार अगर इतना सीरियस होती तो ये नौबत नहीं आती। जो 67,867 की लिस्ट है उसमें कुछ भी अगर कैंडिडेट बीएड के नहीं है तो कम से कम 30,000 कैंडिडेट नौकरी पाएंगे। अगर 30,000 कैंडिडेट में प्रत्येक कैंडिडेट 500 रुपये ही टीम को सहयोग कर दे तो मैं एक नहीं कम से कम 10 वकीलों का पैनल खड़ा कर दूंगा। बहुत शर्म आती है कि ऐसे ऐसे लोग हैं बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करिए। टीम अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो टीम टॉप मोस्ट जितने भी वकील हायर हो सकेंगे हायर होंगे। 14 तारीख के लिए तो हमने प्लान ए के लिए वकील हायर ही कर लिया है। देखते हैं जो भी कम होगा आप लोग सहयोग करेंगे ठीक है, नहीं सहयोग करेंगे वो भी ठीक है। ठीक है, इसी के साथ साथियों इस जो है लाइव को एंड किया जाता है। फिर धन्यवाद।